नमस्कार, बाबा की खरी खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर.के. सिंह और बाबा रामदास जी, बहुत-बहुत स्वागत सर। जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। संदीप भाई कैसे हैं? सर, एक बहुत बड़ा पहाड़ खोदा गया और बहुत मेहनत से खोदा गया, और विपक्ष के द्वारा और मीडिया के द्वारा और सब लोग के द्वारा, और अंततः जब पहाड़ पूरा खुद गया तो वो एक चुहिया निकली। उसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक प्रक्रिया रही जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां चंदा कैसे लेंगी, ऑफ कोर्स उसकी एक व्यवस्था भारत सरकार ने की थी, मोदी सरकार ने की थी। तो वो एक वेलकम चेंज था कि आप जो पहले की प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया का आता पता किसी को नहीं था कि पहले क्या प्रक्रिया भी थी क्या। हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है चंदा लेने का, या अपने पार्टी में पैसे अर्जित करने का। उससे एक डिफरेंट सिस्टम आया, पर ऑफ कोर्स विपक्ष के लोग जो है कूद पड़े कि अरे अरे ये सब तो बहुत सारे कॉर्पोरेट, अच्छा मोदी सरकार को कॉर्पोरेट के साथ जोड़ने का इनका बड़ा एक दिली तमन्ना रहती है, कहीं से तो हम लिंक भिड़ा दें अडानी जी के साथ खासकर, अंबानी जी के साथ खासकर। तो सर ये पूरी लिस्ट आ गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दी कि किसने, किन कॉर्पोरेट्स ने कितना अमाउंट दिया और किन पार्टियों को कितना पैसा मिला। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि किस कॉर्पोरेट ने किसको दिया। ये इसकी जानकारी ना मांगी गई थी ना दी गई है। पॉइंट से किसने दिया, कितना दिया, और पार्टियों को जो मिला है उसको कितना मिला है। तो सर इसमें तो आप बेहतर बताएंगे कि हुआ क्या है आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे। ये मुद्दा एकदम गायब क्यों हो गया, कुछ मिला नहीं क्या इन लोग को? सर आपने कहा ना खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। सर कुछ निकल भी नहीं किया, खोदा पहाड़ में चुहिया भी नहीं निकली। समस्या ये है सर। और देखिए एक बात बताऊं, 2024 के चुनाव में जो सबसे बड़ी समस्या है मीडिया के सामने, विपक्ष के सामने, पब्लिक के सामने, हमारे आपके सामने है, मैं इसको रोज फेस कर रहा हूं कि क्या बतियाएं इस चुनाव में, क्या बतियाएं, मुद्दा क्या है। पार्टियां कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता, बोले अरे यार क्या कह के वोट मांगे। मोदी को हटा दे तो पब्लिक पूछी कहां है, हटा दें, कोई जवाब ही नहीं है। तो सर इनको बहुत, देयर वाज अ बिग होप। शॉशैंक रिडेम्पशन में है ना, होप इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ। सर सच में इतनी बड़ी होप थी कि अरे चलो शुक्र है एक मुद्दा तो मिला जिसमें अब हम मोदी के मुंह पे कालिक पोत देंगे बीजेपी के। बहुत ही लोग ईमानदारी ईमानदारी करता था। और सर होता पता है कि एक आध कोई संदिग्ध चरित्र की जो महिला होती है ना मोहल्ले में, जब उसका पोल खुल जाता है और सब कहते हैं कि अरे यार ऐसी है, आर वर्ड यूज करने लगते हैं जब उसके लिए, तो वो मोहल्ले में खड़ा होकर कहती है कि जो काम मैं करती हूँ वो काम तो मोहल्ले की हर ब्याहता कर रही है, तो मेरे में इसमें क्या फर्क है। तो सर शी वांट्स टू इक्वेट एवरी वुमन विद हरसेल्फ। जो मैंने किया वही तुम सब करती हो, तो व्हाई यू कॉल मी आर, यूर ऑल आर। तो सर जब उसको एक मन को तसल्ली होती है कि अभी मैं अकेली आर हूं मार्केट में, मोहल्ले में, अगर मेरे जैसी 1000 आर हो जाएंगी और वो एकदम बैंकॉक बन जाएगा जब ये है, या तो फिर सभी आर है, तो फिर नोबडी इज गोइंग टू पिन पॉइंट टुवर्ड्स मी, अभी तो अकेली सिर्फ मैं हूं। तो सर कांग्रेस की सबसे बड़ी ये समस्या रही ना कि सर इसके ऊपर भ्रष्टाचार, इसकी जो कालिक है इसके मुंह पे परमानेंट पुत गई है। अब सर ये चाहते हैं कि किसी तरह थोड़ी सी ही कालिक सही मोदी के चेहरे पर भी पुत जाए। तो ये चौकीदार चोर है, राफेल और इस टाइप के जितने मुद्दे थे ना, ये वही कोशिशें रही हैं कि हम चोर थे तो क्या हुआ, ये भी तो है। मेरे गुरुजी एक बड़ी अच्छी एनालॉजी दिया करते थे सर, वो कहते थे कि
जो आदमी जिसके थाली में भैंस है, भैंस परोसी हुई, और आप उसको जब कहेंगे है साला देखो भैंस तुम्हारे थाली में भैंस है, तुम भैंस खा रहा है, भैंसा खा रहा है, तो बोलेगा है देखो तुम्हारी थाली पे भी मक्खी बैठी है। तो वो अपनी थाली में परोसी गई भैंसे से, क्योंकि आपकी थाली में एक मक्खी बैठ गई थी, तो बोला है तुम भी मक्खी खा रहा है। सर ये है कांग्रेस पार्टी की, या लालू या मुलायम जैसी जो भ्रष्ट पार्टियां रही हैं, भ्रष्ट चोर लोग रहे हैं, सर ये उनकी एक स्ट्रेटेजी रही है बीजेपी से को टैकल करने की, बीजेपी से राजनीतिक रूप से मुकाबला करने की। तो उनको सर बड़ी होप थी कि शुक्र है 2024 में जो है एक मुद्दा मिल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है उसके माध्यम से हम बीजेपी को चोर साबित कर ले जाएंगे। पर सर सबसे बड़ी समस्या है, कल अमित शाह जी शायद राहुल कमल थे या किसके साथ बैठ के कोई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात सिंपल कही, अरे यार 303 सांसद हैं, रूलिंग पार्टी है 10 साल में, पता नहीं 16 13 या 14 स्टेट में सरकार या कोalition में है, सत्ता में है, मात्र 6060 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। तुमको कहां से मिल गया? हमको 47% मिला है, तुमको 53% मिला है। जब तुम लोग की सत्ता से बाहर हो तब तुम सबको, हमसे ज्यादा तुम पाए हो भाई। सबसे सर सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को मिला है, तृणमूल 4000 कांग्रेस, करोड़। उसके बाद कांग्रेस है 14, तृणमूल कांग्रेस 1610 करोड़, कांग्रेस 1422 करोड़, टीआरएस 1215 करोड़। तो पूछा उसने, अमित शाह ने पूछा, चलो हमारे पास तो ईडी है, सीबीआई है, हम तो छापा मार के गट्टा उमेट के जो है पैसा वसूल लेता हूं। तुम्हारे पास कौन सी ईडी सीबीआई है? तुम कहां से पा गए 1610 करोड़ रुपया? ममता दीदी कहां से 1610 करोड़ रुपया पा गई? है? वहां अच्छा बंगाल में कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा कॉर्पोरेट है? सर बंगाल हाँ पे चर्चा की जाएगी। बंगाल एक्चुअली क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा गढ़ कम्युनिस्टों जी के समय से। जी। जी तो सर ये इन लोग को जो पैसा मिला है हमारे विपक्षी लोगों को, और ये प्रशांत भूषण वगैरह, फिर ये लोग शांत क्यों हो गए? मतलब इनको ये लग रहा था कि अच्छा, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये तो पता था ना कि हमको कितना मिला है, पर क्या वो इस उम्मीद में थे कि भाजपा को बहुत मिला होगा और अडानी अंबानी से मिला होगा तो हम हाँ अपने से डाइवर्ट करके उनपे गिरा देंगे, पर वापस घूम के बूमरैंग हो गया ऐसा? सर, सबसे देखिए सबसे बड़ी निराशा हुई कि इसमें अडानी अंबानी का नाम नहीं है। भाई आप कहते हो कि अडानी अंबानी को देश बेच दिया, पूरा पूरा देशवय जो है अडानी को दे दिया है, तो उसके बदले में कुछ लिया? तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डाटा में है। अडानी अंबानी ने क्या दिया इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स में? अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात, जिन कंपनियों ने दिया है वो कहते हैं कि एक तो किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया ये डाटा तो है ही नहीं है अभी। इसी जो एसबीआई ने समय मांगा था कि हमको इतने दिन का समय दीजिए जिससे हम पूरा डाटा कंपाइल कर दें कि इस कंपनी ने फलनवा सेठ इतना करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा और उसमें से इतना 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 इस पार्टी को दिया। तो मिलॉर्ड तो एकदम छरियाए हुए थे एकदम। सर वो सुहागरात पे दूल्हा चाहता है ना कि बस कैसा हूं सेज पे हम पहुंच जाएं और दूध का गिलास पी के जो है एकदम, मतलब वो एकदम। तो सर मिलॉर्ड जो एकदम सर छरियाए हुए थे, अजुए दो, अभी दो, रात का इंतजार नहीं करेंगे, अभी दिनों में दो ना। तो एसबीआई ने पेन ड्राइव पकड़ा दिया, हाई लो, बोले ये तो कुछ नहीं किया। अरे भाई, तो कह ही रहा था
कि हमको थोड़ा समय चाहिए, हम आपको एक-एक बता देंगे कि किस पार्टी को किस सेठ से कितना चंदा मिला है। अभी कुछ नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि बीजेपी 6060 रुपया पाई है और फलाना सेठ 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। अब उस 100 करोड़ में किसको कितना दिया ये भी नहीं पता है। ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि चूंकि फलनवा पे ईडी, सीबीआई और ईडी का रेड हुआ था, इसलिए ये तो बीजेपी को ही दिया होगा। अच्छा, सर एक और आरोप लग रहा है। बीजेपी एक्चुअली एक चीज और है, मैक्सिमम अमाउंट में मैक्सिमम पैसा मिला है, ठीक है, पर टोटल अमाउंट का मतलब 45% उसको पैसा मिला है, 55% टोटल पैसा अभी भी विपक्ष में बटा हुआ है। हाँ, तो ये विपक्ष तो ये भी कह सकता है कि सबसे ज्यादा हम लोग को जनता जो है हमको ज्यादा पैसा दे रही, तो हम ही सत्ता में आने चाहिए। विपक्ष मिलजुल के ये बुद्धि लगा सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, पर लगा सकते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, जितनी तेजी उन्होंने दिखाई कि हमको आज डेटा दो, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी पर की रिपोर्ट पर सर 2-2.5 साल से बैठा हुआ है। जो पहला वाला आंदोलन हुआ था खालिस्तानियों का, किसानों का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी कि आप रिपोर्ट दीजिए कि ये किसान कानून जो आ रहे हैं ये किसानों के फेवर में है या नहीं है। आज तक बैठा हुआ है उस रिपोर्ट पे। उस रिपोर्ट को बनाने वाले लोगों ने जारी कर दिया कि 85% संगठनों ने कहा कि ये किसानों के फेवर में। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक वो रिपोर्ट जारी नहीं की है। तो जब मन करता है तो तत्काल चाहिए, जब नहीं मन करता है नहीं, तो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट बहुत शुचिता की बात करता है ना, बहुत ईमानदारी की बात करता है ना। अभी कल मैं किसी का वक्तव्य सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को बोला गया है कि अपनी प्रॉपर्टीज का, अपने एसेट्स का जो है स्वतः जो है वो डिक्लेरेशन दीजिए कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। ज्यादातर मियाँ लॉर्ड लोग ने जो है नहीं बताया कि कितना पैसा है, कितना पैसा बनाए हैं, उसमें से कितना हराम का पैसा है और कितना जो है रिश्वत का पैसा है। अच्छा, मिलॉर्ड को नहीं मालूम है कि उनकी जुडिशरी इस भारत के द मोस्ट करप्ट एंड द मोस्ट इनएफिशिएंट विभागों में से एक है। मतलब चीफ जस्टिस साहब को पता है ना कि जज के सामने बैठा हुआ पेशकार हर तारीख देने का 50 रुपए और 100 रुपया वसूलता है। ये जज साहब ने, अच्छा एक मिनट, जज के सामने बैठ के एक पेशकार पूरे देश में सिर्फ सर मैक्स हर तारीख देने वाले से 100 रुपया लेता है और शाम को उसमें से जज साहब का हिस्सा उनके घर पहुंचाता है। मैं चीफ जस्टिस से यह सवाल कर रहा हूं कि आपको ये पता है, आपको ये पता है जजमेंट्स खरीदे जाते हैं? सर एक बेसिक प्रक्रिया है हाई कोर्ट्स में और अक्सर कई सारे कोर्ट्स में कि जब किसी वकील से कहा जाता है कि हमारा केस लगा दीजिए, तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ दिन बाद लगाएंगे, कोर्ट अच्छी नहीं है। हाँ, तो जो कोर्ट अच्छी होती है उसमें केस लगता है। और हम अभी पहलवानों वाले केस में, अभी पहलवानों वाले केस में पहलवानों ने जो दो अभी जो ट्रायल रोकने के लिए जो दायर किया था उसमें, और एक चुनाव जो हुआ है डब्ल्यूएफआई का, उस पे जो है 2 याचिकाएं लगाई हैं, वो सुटेबल जजेस के उस पे लगाई हैं। जुडिशरी का ये सबसे कड़वी, सबसे काली सच्चाई है। कैसे विषयांतर हो रहा है, हम वापस से जी, इलेक्टोरल बॉन्ड तो राजनीतिक चंदे पर आते हैं। तो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स मान लीजिए आज नहीं सॉरी पहले नहीं था, तो पहले क्या प्रक्रिया रही थी सर? पहले क्या होता था? राजनीतिक पहले पार्टियां किस प्रकार से पैसा लेती थी और खर्चा करती थी? मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को एक बार एक व्यक्ति मिला ट्रेन में और वो बता रहा था कि 80 के दशक में और 70 के दशक में जब इंदिरा जी का राज था, तो कहते हैं मैं पुलिस में थे वो अफसर, कहते एक बार हमें दिल्ली से एक ट्रक पंजाब ले जाने के लिए दिया गया कि ये ट्रक आप जो है पंजाब फलानी जगह ले जाइए। तो उसमें ड्राइवर था और वो पुराने जमाने के ट्रक नहीं होते थे सर, 6 चक्का होते थे उसमें सिर्फ, वो पुरनका जो टाटा का ट्रक आता था, 1210 डी उसका मॉडल नंबर भी मुझे आज तक याद है, वो वाला ट्रक था।
जब बाद में आए उनको 10 चकवा बोला जाने लगा था। उनको 10 चक्का, पहले 6 चक्का होते थे, बाद में जो अगला मॉडल है उसको नाम ही उसका 10 चकवा था इंडिया में। खैर चलिए किस्सा गोई इसी को बोलते हैं। तो सर वो 6 चक्का वाला ट्रक था, तो उसने बोला कि मैं शायद डिप्टी एसपी था। कहता एक डिप्टी एसपी, एक इंस्पेक्टर और एक सिपाही, 3 लोग हम लोग को सिक्योरिटी में दे दिया। एक ट्रक ड्राइवर था और हम लोग केबिन में बैठ के दिल्ली से पंजाब आए थे। तो कहते हैं हमें ट्रक लगा दिया गया। हमने ट्रक जहां डिलीवर करना था वहां ट्रक लगा दिया। फिर लेबर आई और वो उतारने लगी पेटियां। उन पेटियों में करेंसी नोट्स थे सर। उन पेटियों में करेंसी नोट्स थे जो कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस कमेटी ने केंद्र से, आज उन दिनों सर वो जमाना था जहां जब तक सिर्फ 100 के नोट का चलन था, 50 और 100 के नोट का चलन था। तो ट्रक भर के पैसा आया था सर, वो ब्लैक मनी ही तो था सर। उस समय तो 100 रुपए का नोट भी आज का 1000 रुपए का 100% रहा होगा। हाँ, और ज्यादा रहा होगा, बल्कि ज्यादा हाँ, होगा 10,000। 20 साल में एक और सर जीरो लग आपको जाती है सर मुद्रा में, आपको 20 याद साल में होगा, एक जीरो लग जाती है सर। मुझे ध्यान नहीं है, कई जगह पे देखा सुना भी है मैंने, शायद आपको याद भी हो। 70 के दशक में तो 10,000 रुपए का नोट चलता था भारत में। हाँ, वो फिर बाद में वो उसके एक बार नोटबंदी ये भी हुई थी ना, उस जमाने की नोटबंदी थी, वो ब्लैक मनी सर को उस समय का फैसिलिटेट करने। 10,000 का नोट मतलब आज का 10 लाख रुपए का नोट चलता था। हम्म, मतलब करप्शन करना बहुत आसान रहा होगा। बहुत आसान सर। ये पूरी व्यवस्था कांग्रेस ने बनाई ही इसलिए थी कि करप्शन आसानी से किया जा सके। और सर वोटर को दारू पिला के और साड़ी बांट के और कैश पैसा देकर वोट खरीदने का चलन किसने शुरू किया? चुनाव प्रक्रिया को महंगा बनाया किसने? आज लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ना आम आदमी के बस की बात नहीं है और सिर्फ धन्ना सेठ या ब्लैक मनी वाले ही चुनाव लड़ सकते हैं, या बड़े गुंडे बदमाश या बड़े धन्ना सेठ ही लड़ सकते हैं। वो ये आखिर व्यवस्था किसकी देन है? कांग्रेस की ना। बूथ कैप्चरिंग किसने शुरू की? कांग्रेस ने ना, गुंडे बदमाशों से। कल ही मैं एक जगह बात कर रहा था कि पुराने जमाने में सर जब चुनाव आते थे तो मुंगेर और जमालपुर की जो कट्टा इंडस्ट्री है और रामपुर की, उससे उनके ऑर्डर्स बढ़ जाया करते थे। चुनाव के दौरान बहुत जबरदस्त अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त होती थी। ऑर्डर्स इतने ज्यादा होते थे क्योंकि चुनाव आ गए हैं सर पे। जी। तो सर वोट खरीदना और उसके लिए ब्लैक मनी का जुगाड़ करना और उसके लिए कैश में लोगों से ब्लैक मनी लेना। एक बार और बहुत मजेदार किस्सा बताता हूं आपको। तो अटल ये जी तो ने, सर वो एक्सपेंसेस हो गए ना। सॉरी, आप अपना किस्सा कंप्लीट करें, सॉरी जी। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में कोटा में आए थे। हम लोग उन दिनों बच्चे हुआ करते तो हम अटल जी को सुनने गए थे और कोटा के जेकेलॉन पवेलियन में एक जनसभा हुई थी। तो अटल जी ने उस जनसभा में एक किस्सा सुनाया था कि मैं एक बार हवाई जहाज से जा रहा था तो मेरे पास एक व्यक्ति मिलने आया। बोला अटल जी आपने तो बड़ी सच्ची बात बोल दी है और एकदम सही बात है ये। तो मैंने पूछा क्या? बोला आपने कहा था कि चीनी चाय की पत्ती महंगी इसलिए हो गई है क्योंकि चाय इंडस्ट्री से इंदिरा जी ने पता नहीं कितने करोड़ रुपया, उस जमाने का शायद 100-200 करोड़ रुपया जो है चुनावी चंदा ले लिया है, तो उस चंदे को पूरा करने के लिए चाय पत्ती जो है महंगी हो गई। बोले नहीं नहीं, असल में वो अखबार ने गलत छाप दिया है, मैंने तो चीनी इंडस्ट्री के लिए बोला था। बोले अरे सर यही तो बात है, सिर्फ चीनी नहीं, मैं चाय पत्ती इंडस्ट्री का हूं, हमसे भी लिया गया है, चाय पत्ती इसलिए महंगी हुई है। सर ये अटल जी ने किस्सा सुनाया था 1980 में कोटा में, मैंने अपने कान से सुना हुआ है। मैंने वो जनसभा देखी थी अटल जी की। तो सर ये व्यवस्था बनाई थी कांग्रेस ने। तो मोदी जी ने जो व्यवस्था बनाई कि भैया कैश में ब्लैक, अच्छा इससे पहले कैश में ब्लैक मनी ही तो ली जाती थी। और कल अमित शाह जी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोला है कि पहले की व्यवस्था थी कि पार्टी से 1100 रुपया चंदा लेते थे, 100 रुपया पार्टी में जमा कराते थे, 1000 रुपया स्विस बैंक में जमा कराते थे या अपने घर में रख लेते थे। हमने कम से कम एक इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था तो की कि कम से कम अब व्हाइट में पैसा
आएगा। और उन्होंने कहा कि जिस सेठ ने पैसा दिया है उसने अपनी बुक्स में उसकी एंट्री की है, पहली बात, और हमारे बुक्स में एंट्री है, तो इट इज वाइट मनी, थॉरली अकाउंटेड, बैलेंस शीट में दर्ज है। सर एक बात और, मुझे एक छोटी सी घटना याद है, जैसे आपने एक बताई, न्यूज़पेपर में आया था मायावती जी के समय का, कि बसपा जब क्या करती थी कि अपने जितने, बसपा ने बकायदा ये बताया था कि मैं, बसपा से पूछा गया था, 200-300 करोड़ रुपए उन्होंने बताया था कि ये इनकी बसपा की पार्टी की आमदनी है। तो उनसे पूछा गया कि कैसे हुई ये आमदनी, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने बैग रख के कैश भर के हमारे दरवाजे पे रख दिया और वो हमारी आमदनी हो गई। और ये लोग अपने कार्यकर्ताओं से पर्चा लिखवाते थे कि हमने पार्टी को 100 रुपए जितना दिया, वो सारे पर्चे जमा करके इनकम टैक्स से मुंह पे मार दिए कि ये यहाँ से आया कैश। और सबको पता है कि कैश वहां से नहीं आया था। कैश कहाँ से आता था आपको भी पता है, हमको भी पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। तो इस तरीके, और इनकम टैक्स को मानना पड़ा कि हाँ ठीक है, इनकी 200-300 करोड़ की आमदनी है, इस तरीके से है। ये बसपा पार्टी की बात बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होंगे, शायद कहीं मिल जाएंगे आपको। और हर पार्टी ऐसे ही करती रही है, वो कमाती किसी और से, 100 तरीके थे कमाने के भाई। हर ठेका पट्टा, उसमें कमीशन आ रहा है, आधा नेताजी अपने पास रख रहे हैं, आधा पार्टी फंड में डलवा रहे हैं, यही सब प्रक्रिया चल रही थी। और इस शायद पार्टी फंड के नाम पर भी जितना भ्रष्टाचार किया गया है, उसको एक बहाना बनाया गया है कि पार्टी चलेगी कैसे। तो पार्टी के लिए पैसा कमाया नहीं जाता, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, उगाही की जाती है फिर। तो वो एक ऐसा था कि कारपेट के नीचे पूरी धूल पड़ी हुई थी। मोदी सरकार ने कहा चलो भाई नया कारपेट बिछा रहे हैं, वहां बैठो। तो जज साहब ने कहा नहीं, जो आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। जी। एक आरोप लग रहा है कि कॉर्पोरेट चंदा लेके ठेके दिए गए। सर, गडकरी से ज्यादा ठेका किसने दिया है इस देश में? इस पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा ठेका तो गडकरी बांटा है ना। हम्म। कितनी क्या नाम, रोड बनाने वाली कंपनियों ने चंदा दिया है। अच्छा, एक से बता रहे फलानवा गुजरात में जो है फलानवा के 1400-1000 का कॉन्ट्रैक्ट पाया है तो वो जो है चंदा दिया है। मतलब इसका मतलब जिसको ठेका देना है उससे वसूली है। तो ऐसे कितने इस देश में पिछले 10 साल में, तो शायद लाखों लाखों करोड़ के ठेके उठे हैं। जितना कंस्ट्रक्शन इस देश में पिछले 10 साल में हुआ है उतना तो 75 साल में नहीं हुआ। सर तो जितना मेरा एक 75 सवाल है सर, उसका 100 मेरा एक गुना सवाल ज्यादा हुआ है। मेरा एक सवाल है सर इसी बात पे, जी। कि इसका मतलब है कि फिर जो मीडिया और ये जितने हमारे साहब लोग हैं, सब लोग सीएजी वगैरह, तो ये फिर ठेके देने की प्रक्रिया की जांच करें। तो ठेके देने की प्रक्रिया में इनको आज तक तो 10 साल में एक बार भी कोई लेकुना नहीं मिला है। सब फेयर हो रहा है शायद। ई टेंडरिंग के माध्यम से होता है, प्री बिड मीटिंग होती है, प्रॉपर अपना आदमी कोर्ट सबमिशन करता है, उसके बाद उसको प्रॉपर ठेका मिलता है। प्रक्रिया में तो कोई धांधली है नहीं। तो कोई भी ले रहा है, कोई भी कर रहा है। एक ही कंपनी थोड़ी पूरे देश का रोड बना रही है। अच्छा, इसके बाद ये एक क्या बात और बताऊं आप सर, जी एक सर। बात और बताऊं ना, केंद्र में जो पार्टी सत्ता में है वो 5 साल में 6000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से गट्टा, इनके हिसाब से ब्लैकमेल करके ईडी भेज के गट्टा चढ़ा के 6000 करोड़ वसूली है। यही ना सर? चन्नी साहब के ऊपर एक आरोप है कि मात्र कै महीना रहे थे सीएम, 2 या 4-6 महीना ना। क्या गुल खिलाए हैं? 4 महीना कनाडा लग गया था सेटल करने में सब। मधु कोड़ा कै महीना सीएम रहा था? हा? गायत्री प्रसाद का 6000 करोड़ से ऊपर का साम्राज्य है, 2-3 साल का। केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हो टोटल बॉन्ड से जो है जो चंदा प्राप्त हुआ है वो मात्र 6000 करोड़ का है। एक टुच्चा सा आईएएस जो कि नोएडा में
नोएडा का पता नहीं कौन सा प्रशासनिक अधिकारी था, वो जो है 1200 या कितना करोड़ का आदमी बन गया था। कौन यादव था? यादव सिंह यादव आईएएस सिंह। नहीं थे सर, आरटीओ हाँ, के अधिकारी थे हाँ। सपा और कार्यकाल में। केंद्र सरकार 5 साल में 6000 करोड़ का बॉन्ड, मतलब ये तो मक्खी से भी छोटा। जैसे तुम्हारी थाली में भैंस है, हमारी थाली में मक्खी है, तो ये तो सर मक्खी भी लैंको नहीं है सर 6000 करोड़। सर जब ये बात हो रही थी कि बैंकों में एनपीए बढ़ रहे हैं, तो लैंको इंडस्ट्रीज करके थी तेलंगाना में, कांग्रेस के सांसद थे, उनकी थी, और उस कंपनी की वर्थ थी 96,000 करोड़। उसको सर बैंकों ने जो लोन दिया था, 36,000 करोड़ का लोन दिया था, जो उसने चुका नहीं पाई। औकात मतलब 1 रुपया का नहीं है, 100 रुपए का उधार मिला है बैंक से। 36,000 करोड़ का लोन सर, एनपीए था, वो कांग्रेस सांसद की थी। अच्छा, अब जरा जज साहब की बात कर लेते हैं। आपने कहा नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत खराब व्यवस्था है, इसको बदल दो। ये तो वो बात हुई कि मैं, मेरे जैसा एक गरीब आदमी खिचड़ी खा रहा था, उबली हुई दाल और चावल की, मूंग की दाल की खिचड़ी खा रहा था। तो जज साहब आए, वो थाली में देखे, है पहलवान की शर्म नहीं आती, साल पहलवान हो इतने बड़े, खिचड़ी खाते हो है? और उन्होंने हमारी खिचड़ी वाली थाली उठा के नाली में फेंक दी। तो हमके पूछा, हुजूर मलाई बर्फी बादाम का हलवा लाइए। तो या तो यार पहले बादाम का हलवा की एक थाली लाओ, हमारी खिचड़ी उठा के नाली में फेंक दो, तो मंजूर है जज साहब। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम नाली में फेंक दी, बहुत खराब स्कीम है साहब। अब नई व्यवस्था भी तो दीजिए। अब तो वापस आपने तो सूटकेस वाली व्यवस्था लागू कर दी ना। बताइए ना भाई, ठीक है, आज के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियां चंदा नहीं लेंगी, तो ठीक है, सूटकेस से लेंगी ना। 70 साल तक यही व्यवस्था चली थी। कल मैंने एक किसी पैनलिस्ट की एक बात सुनी, बड़ी अच्छी बात है। कहते देखिए, वी आर अ डेवलपिंग डेमोक्रेसी। अभी हम लोग, हमारी एकदम नई डेमोक्रेसी है, अभी हम मैच्योर नहीं है, वो है डेमोक्रेसी में। अभी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बन रही हैं धीरे धीरे। अमेरिका पता नहीं 300 या 400 साल पुरानी डेमोक्रेसी है अमेरिकन, तो वो बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है। हम लोग की अभी 70-75 साल की डेमोक्रेसी है, और अभी तो हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे। शायद किसी पुराने इलेक्शन कमिश्नर की बात मैं सुन रहा था कल, उन्होंने ये बात कही है कि देखिए, अभी हमारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन रही हैं और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब देखिए, नहीं होती। पुराने जमाने में पोस्टर सटा के जो है और चिल्ला चिल्ला के माइक पे प्रचार होता था, अब नहीं होता है। अब जो है बैलेट बॉक्स नहीं लूटे जाते हैं। अब जो है गुंडे घुस के बूथ नहीं लूट लेते हैं। गुंडों को अगर 200 मीटर के अंदर कोई गुंडा अगर बूथ के अगल बगल दिखा दे, तो पैरामिलिट्री फोर्स को गोली मारने का आदेश है। मोर और लेस 99% भारत में चुनाव जो है वो पीसफुल होने लग गया है। तो एज अ डेमोक्रेसी वी आर इवॉल्विंग, वी आर मैच्योरिंग, धीरे धीरे चीजों में सुधार है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, हम तो खुद कह रहे हैं कि ये 100% फुल प्रूफ नहीं थी, परंतु सूटकेस की ब्लैक मनी वाली फंडिंग से तो बेहतर थी। आज जज साहब ने बॉन्ड्स को कह दिया कि बहुत बेकार है, तो भैया अब जज साहब, सरकार को और इलेक्शन कमीशन को जज साहब के कपार पर बैठ जाना चाहिए कि ठीक है, तुम हमारी खिचड़ी को नाली में फेंक दिए हो, अब जल्दी से बादाम का हलवा ले आओ। सर शायद पर्पस यही रहा होगा विपक्षी पार्टियों का, प्रशांत भूषण जैसे क्या बताया जाए किस प्रकार के वकीलों का, कि ये नई व्यवस्था खत्म हो ताकि हम पुरानी पे वापस लौटे। उनको डेटा से कोई मतलब नहीं था, शायद उनके मन का ये काम हो गया है कि पुरानी व्यवस्था पर वापस लौट गए और फिर वही व्यवस्थाएं हैं जो चल रही हैं। भाई कॉर्पोरेट बोलता होगा कि अरे यार, तुम अपने हमारे अकाउंट में, हम अकाउंट से पैसा दे रहे हैं, तुम्हारे अकाउंट में ले लो, क्या तकलीफ है। तो कई लोगों को कैश ही पसंद आता है,
ये भी आप जानते हैं। कई लोग को कैश ही पसंद आता है, उनके अपने 100 कारण हो सकते हैं। तो शायद उस व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया गया कि अब कैसे अकाउंट से दोगे, अब दो कैश, हमको लाके दो कैश। तो हो सकता है, बाकी बस हर पार्टी है, तृणमूल है। कुल मिला के विपक्ष के लिए बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, क्योंकि विपक्ष इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाले खुलासे से, या इनको लगता था कि ये एक बहुत बड़ा बम फूट जाएगा चुनाव से पहले। सर आज की तारीख में तो कुछ बचा ही नहीं है। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए कि अब क्या हो रहा है, अब ये क्या करेंगे, अब ये कौन सा मुद्दा लेके चुनाव लड़ने जाएंगे, क्योंकि मोदी को और भाजपा को चोर साबित करने का एक और मौका इन्होंने, इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि उसमें कुछ निकला ही नहीं इस मुद्दे में। और अभी तो सर और खुलासे होंगे। मैंने सुना है कि धीरे धीरे जो है शायद डाटा और मांगेगा, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा जाएगा। पर सर एक बात बताऊं, वो एक बार अगर एक मुद्दा पिट गया फिर वो हमेशा के लिए पिट जाता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, विपक्ष का ये जो इक्का था तुरुप का, ये पिट गया। जी, अब सब कुछ बचा नहीं। चलिए अच्छी बात है, इनका भी नहीं बचा, विपक्ष का भी नहीं बचा, और क्योंकि जो वो चाहते थे। जो जी, खुद जो ट्रकों में भर भर के पैसा बांटने वाले लोग थे, वो आज बीजेपी को ये उपदेश दे रहे हैं कि तुमने 6,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से ले लिया, और जबकि खुद जो है 12,000 करोड़ लेके बैठे हुए हैं। सर 2018 में जब मध्य प्रदेश में सरकार आई थी कमलनाथ की, और 2019 में चुनाव था, मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर 2018 में आई थी, 6 ही महीने बचे हुए थे। उसके बाद तड़ातड़ मध्य प्रदेश में कहीं 200 करोड़ पकड़ा रहा है कैश, कहीं 300 करोड़ पकड़ा रहा है। अभी कुछ दिन पहले साहू जी, जो कांग्रेस के राज्यसभा 3 बार के सांसद रहे, उनके यहाँ से 300-400 करोड़ पकड़ाया। तृणमूल पवित्र वाले के यहाँ पकड़ाया, कन्नौज वाले के यहाँ जो पकड़ाया था, कन्नौज वाले के यहाँ पकड़ाया, बंगाल में कितने लोग के घरों में पकड़ाया। ये वही व्यवस्था है, ये वही दलदल में जीना चाहते हैं प्रशांत भूषण। और उन्होंने, कल निर्मला सीतारमन ने भी एक किसी कॉन्क्लेव में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि ईडी रेड्स, कि जिन लोगों के यहाँ ईडी रेड्स पड़ी थी उनसे पैसा लिया। बोले एक तो उन्होंने हमको ही दिया है, एक तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये आप लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। और दूसरी बात है, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने हमको चुनावी चंदा दिया, इसके बावजूद हमने, ईडी ने अपनी कार्रवाई बंद नहीं की, इसके बावजूद उनको जो है ईडी ने उनका दरवाजा खटखटाया कि क्या तुम चुनावी चंदा दिए हो, पर ईडी को हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। हाँ, अपनी बेसिक वर्किंग तो आपको प्रॉपर रखनी है, चाहे जिसके भी। और आजकल तो सर जीएसटी में क्या है, ईडी तो एक अलग मैटर है, जीएसटी अपने आप में इतना डेटा सॉर्ट करता है कि किसके यहाँ से क्या क्या वर्किंग हो रही, कितना टर्नओवर है, क्या वो जीएसटी दे रहे हैं, वो नोटिसेस अपने आप आ रही हैं। बहुत एफिशिएंट अलग ही सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने। खैर वो एक अलग बात है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो आपने अपने अपने तरीके से, अपने देसी तरीके से समझाने का प्रयास किया कि है क्या आम जनता को, हमारे दर्शकों को, और हमको भी थोड़ा सा कुछ नई बातें पता चली। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से फिर ये मुद्दा उठेगा, फिर बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल कि भाई यार, अगर ये व्यवस्था नहीं तो दूसरी कौन सी, यही बता दो। ठीक है। हाँ, तो ठीक है, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, ये मूंग की उबली हुई खिचड़ी है। भाई इससे बेहतर लाइए जज साहब, इससे बेहतर व्यवस्था बताइए कि कॉर्पोरेट फंडिंग की, या चुनाव फंडिंग की, या पार्टी को पॉलिटिकल चंदा देने की, ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो लाइए। और लगे हाथ अपनी प्रॉपर्टियों की भी डिटेल दे दिए करिए। हाँ, और अपने जज साहब को भी बोलिए कि वो भी बताए कि कहाँ से माल मत्ता कमाए हैं, कैसे करोड़पति हो गए हैं। खैर वो एक अलग बात है, जुडिशरी पे बाद में कभी चर्चा होगी, और उस पर चर्चा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक
है। खैर, तो बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों, ये थैंक यू। वीडियो हमारा सुनने के लिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ये रिक्वेस्ट। कमेंट में ज़रूर बताएँ, आपके हिसाब से क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है जी, हाँ, नमस्कार। दर्शक भी बताएं। कई लोग हुँ, मुझे चैलेंज कर रहे थे, ए बुढ़ऊ, ए बाबा, ए मोटे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे वीडियो बनाओ। देखो भैया वीडियो बना दिया है। अब आप बताओ कि ये व्यवस्था बहुत खराब है, ये तो मैंने मान लिया। अच्छी व्यवस्था आप बताओ कि इस हुँ, व्यवस्था से चंदा लेना बेहतर चाहिए बताओ। पॉलिटिकल हुँ। पार्टीज को।